क्या मिडिल ईस्ट की जंग में रूस कूदेगा? क्या न्यूक्लियर हथियार का ट्रिगर दबेगा? क्या अमेरिका पर रूस परमाणु हमला करेगा? क्या आज ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजेगा? ये सवाल बेवजह नहीं है, ये सवाल बेबुनियाद नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे है रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बयान, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, महाविनाश का डर पैदा हो गया, परमाणु तबाही का डर सताने लगा। ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद भड़के रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को चेताते हुए कहा, अमेरिकी हमले नाकाम साबित हुए हैं और ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है। अब हम खुलकर कह सकते हैं कि यह हमला ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने की बजाय उसे तेज करेगा। अब कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति उल्टी पड़ गई है। रूस की सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ईरान के साथ खुलकर यूं ही नहीं आए, बल्कि यूक्रेन से जारी जंग में ईरान ने बड़े स्तर पर रूस को ड्रोन, मिसाइल और अन्य हथियारों से मदद की थी। ऐसे में जब ईरान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ईरान के शहरों पर बारूद की बरसात हो रही है, महाविनाश की तस्वीर नजर आ रही है, तब ईरान पुतिन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। पुतिन को अरागची ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमले के बारे में बताया। इजराइल ईरान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच सीनियर लेवल पर यह पहली बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की है। इस मुलाकात में ईरान ने रूस से मदद की गुहार लगाई, अमेरिका को रोकने की रणनीति बनाई, ट्रंप को करारा जवाब देने का प्लान तैयार किया। लेकिन इस बीच ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में जो चल रहा है वो खामेनेई की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, ईरान को बड़ी चोट पहुंचाने वाला है, जिसके संकेत उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट से दिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए, मेक ईरान ग्रेट अगेन। ट्रंप के इस पोस्ट ने ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस पोस्ट से कई सवाल खड़े होने लगे। सवाल खड़े हुए कि क्या खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए ट्रंप रणनीति बना रहे हैं? क्या खामेनेई को ट्रंप टारगेट करने वाले हैं? क्या अब की बार ट्रंप सीधे खामेनेई पर हमला करेंगे? क्या ट्रंप ईरान में तबाही का नया चैप्टर खोलेंगे? इन सवालों के बीच ईरान पर इजरायली हमले तेज हो गए हैं। ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह हो रहे हैं। तेहरान से लेकर इस्फहान तक तबाही, बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर बार पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है, अपने सभी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को लेकर दो सुपर पावर यानी अमेरिका और रूस के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या जंग में अब दो सुपर पावर टकराएंगे? क्या पुतिन परमाणु हथियार चलाएंगे? और सवाल ये भी कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग ही तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ा सवाल यहां पर यह है, क्या अब ये जंग न्यूक्लियर होने की तरफ आगे बढ़ रही? लेकिन एक बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा इस वक्त, जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा। और दावा क्या है? फोर्डो न्यूक्लियर साइट के रास्तों पर हमला किया गया है। ये गौर से देखिए, वो हमले का मकसद रास्ते को बंद करना था। आईडीएफ ने यह कहा, आज सुबह फोर्डो साइट पर के पास बम बरसाए गए। कल सुबह फोर्डो पर अटैक हुआ था। हमले का मकसद रास्ते को बंद करना, यानी अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के जरिए जो हमला किया वो फोर्डो पर किया था। लेकिन अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने आज उस रास्ते को बंद कर दिया। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फोर्डो न्यूक्लियर साइट है। जो बम गिराए गए हैं उन बमों को GBU-57 बंकर बस्टर बम कहा जाता है। यह करीब 13,500 किलो का बम होता है। 20 फीट इसकी लंबाई होती है और इसमें 5,500 किलो
बारूद होता है, ये इतनी तेजी से अटैक करता है कि 60 मीटर अंदर तक जाता है। फिर जीपीएस के जरिए दूसरा बम छोड़ा जाता है, वो उसी जगह अंदर जाके और गड्ढा करता है। ये दिखा रहे हैं हम आपको, ये फोर्डो की न्यूक्लियर साइट है। इसे गौर से यहां पर देखिए, ये फोर्डो की न्यूक्लियर साइट है। ये जो आप देख रहे हैं यहां, ये गड्ढे जो हुए हैं, और ये गड्ढे जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये आपको सैटेलाइट तस्वीरों में छोटे गड्ढे जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बड़े एरिया में गड्ढे हुए हैं। GBU 57 1 2। और आपको यहां पे एक बात और बता दें, ये जो GBU 57 बम है, इसके एक की कीमत होती है 29 करोड़ रुपए। यानी 12 GBU 57 बंकर बस्टर जो गिराए गए हैं, उनकी कुल कीमत 350 करोड़ रुपए के करीब बैठती है। मतलब अमेरिका ने इस हमले के लिए न केवल अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया, पैसा भी झोंका। ये सारे गड्ढे बता रहे हैं कि इसके अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर सेंटर था, उसमें कितना बड़ा नुकसान हो गया होगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इन तस्वीरों के साथ। ईरान के तेहरान पर बड़ा हमला हुआ है। जी हां, ईरान में तेहरान पर भी बड़ा हमला, जो ईरान की राजधानी है, तेहरान में बड़ा हमला। इजराइल ने तेहरान पर मिसाइल अटैक किया है, क्योंकि कराज को भी इजराइल ने यहां पर निशाना बनाया। वजह क्या है? ईरान ने हमला किया इजराइल पे, उसके बाद हमले के बाद तेहरान में धुआं उठता दिखाई पड़ा। ये देखिए, ये धुआं जो आप इतना उठता देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्डिंगें यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। धुआं उतनी ऊंचाई पर है, यानी जबरदस्त यहां पर क्लस्टर की तरह एक हमला किया गया है। और जो हमला किया गया उसने तबाही का मंजर, पूरा आसमान धुएं धुएं में इस वक्त भर चुका है ईरान का। लेकिन ईरान ने भी यही काम अशदोद और अस्केलोन में किया है इजराइल के, वहां भी उसने मिसाइलें मारी है। लेकिन ईरान का हमला करीब, ये कुछ तय नहीं है कहां मिसाइल जा रही है। इजराइल टारगेटेड जीपीएस अटैक कर रहा है। ये देखिए, पूरी बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं। बिल्डिंगें 7-8 मंजिला बिल्डिंगें हैं, ये छोटी बिल्डिंगें नहीं है। और इनसे भी अगर इतनी ऊंचाई तक धुआं जा रहा है, तो यहाँ पर जो अटैक हुआ है वो बड़ा अटैक हुआ है। ये आसान नहीं है, ये छोटा नहीं है, ये बड़ा अटैक है जो इजराइल ने किया है, और वो समझ में भी आ रहा है इस वक्त। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विंग कमांडर रिटायर्ड एस सुधाकरन मेरे साथ जुड़ेंगे। मंजू सेठ पूर्व राजनयिक मेरे साथ जुड़ेंगी, और सुरेंद्र सिंह लाली मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार। दो मेरे साथ खास लोग इस वक्त जुड़ गए हैं। राजन कोचर साहब जुड़ गए हैं, एस सुधाकरन इस वक्त, सुरेंद्र सिंह लाली भी बहुत मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत जल्दी साथ मेरे आने वाले हैं। सबसे पहले मेजर जनरल राजन कोचर, आपका ही रुख करते हुए, क्या आपको भी लगता है, क्या आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये लड़ाई जो अभी तक दो देशों के बीच में थी, ईरान इजराइल, जहां पर एरियल सुप्रीमेसी ही इस लड़ाई का मेन हथियार था, बूट्स ऑन ग्राउंड की कोई बात कर नहीं रहा था, और बूट्स ऑन ग्राउंड से सब इनकार कर रहे थे, लेकिन अब ये ईरान अमेरिका इजराइल की जगह अमेरिका और रूस में होती हुई दिख रही है। फिलहाल संकेत जो मिल रहे हैं, हम जानते हैं कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ था। मेजर जनरल कोचर। धन्यवाद राजीव जी। मुझे लगता नहीं है कि इसमें रशिया एंटर करेगा डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली रशिया का पूरा सपोर्ट ईरान को है। और आज जो उनके एक एम्बेसडर भी वहां पे हैं, पुतिन से मिले हैं, और उनके फॉरेन मिनिस्टर आरागची, हाँ, फॉरेन मिनिस्टर, और फिर एक स्टेटमेंट भी आई है पुतिन से, और वो ईरान की साथ है, और वो इस यूनाइटेड स्टेट्स को क्रिटिसाइज किया है। अब जब आप इसको देख सकते हैं कि ये लड़ाई अभी कैसे अनफोल्ड होगी। अब न्यूक्लियर अगर आप ईरान का खत्म करना चाहते हैं, तो आप बेशक उनकी न्यूक्लियर साइट के ऊपर वार कर सकते हैं, पर वो कुछ सालों के बाद दोबारा से उभर के आ जाएंगी। मेन चीज है कि वहां की जो लीडरशिप है और जो सोच है उस लीडरशिप की, आपको उसको बदली करना है। और एक न्यूक्लियर साइट से आपका मकसद पूरा नहीं होता है।
और अगर मैं इस आर्गुमेंट को आगे लेके जाता हूँ तो खुमैनी को अभी जो एलिमिनेट करने का आई थिंक प्लान बन रहा है, और खुमैनी अंडरग्राउंड हो चुके हैं, वो कहीं पर भी बाहर अभी इसको नजर नहीं आते ईरान में। आप और ईरान मीडिया को भी अगर फॉलो करते हैं, वहां से भी खबर ये है कि वो एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में छुपे हुए हैं, और जब तक आप उनकी लीडरशिप को चोट नहीं पहुंचाएंगे, बेशक आप ईरान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आज आपने उनके एयर बेसिस पे अटैक किया, आज आपने उनके हवाई जहाज ग्राउंड पे खत्म कर दिए, आपने फर्दों के ऊपर आपने दोबारा से अटैक किया है, आप उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिले कर सकते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स के पास कैपेबिलिटी है, पर आने वाले वक्त में आप कोई भी ऐसी गारंटी नहीं है जब तक ये आपकी हुकूमत ईरान में जो इस टाइप की हुकूमत है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे न्यूक्लियर इसको वेपन अपना बनाने से। और एक बाहर की ताकत ईरान जैसे देश में रिजाइम चेंज नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो कैलकुलेशन है, स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है इसको नेतन्याहू की और ट्रम्प की, ये वर्क शायद नहीं करेगी। और प्रॉब्लम अभी यहाँ पे आ रही है कि ये लड़ाई और एस्केलेशन में बढ़ रही है, और एक टाइम आएगा आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद हो जाएगा, और उससे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी उसको फर्क पड़ता है, इंडिया की इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या गारंटी है कि आपके जो बेसिस हैं वहाँ पे वो ईरान उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। जब आप इसको बिल्ली को इसको घेर लेते सारी तरफ से, तो वो तो आपको रिटेलिएट अपना करेगी। तो इस टाइप का जो रिटेलिएशन, अगर हम इसको मरेंगे तो आपको भी ले डूबेंगे, तो इस टाइप की चीज दिखाई दे रही है मुझे। बिकॉज जो मकसद से ये लोग निकले हैं इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, और हो सकता है इनका मकसद कुछ और हो, बिकॉज ऑयल से भी रिलेटेड मकसद है कि ईरान जिस तरीके से एक मार्केट को कैप्चर कर रहा था ऑयल की, और अमेरिकन ऑयल कोई खरीद नहीं रहा था, और ईरान का ऑयल सस्ता था अमेरिकन ऑयल से, तो और इसको ईरान उसको डॉलर में भी नहीं बेच रहा था, वो देश की अपनी जो करेंसी है उसके हिसाब से काम कर रहा था। तो ये भी एक मकसद हो सकता है कि ईरान एक चोट पहुंचा रहा था। मतलब सर आपको लगता है कि रूस और अमेरिका भी सामने नहीं आने वाले? मुझे नहीं लगता, बिकॉज रूस काफी कमजोर हो चुका है, और अगर रूस को मिसाइल्स और हथियार उसको खुद ही जरूरत है उसकी, और वो चाइना से ले रहा है। आज की डेट में चाइना भी उसको मिसाइल सप्लाई कर रहा है। मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा हेल्प कर पाएगा। इससे बेहतर कि वो जुबानी जमा खर्च करे और हम आपके साथ हैं। हालांकि रूस और ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया था कुछ साल पहले, अभी फिलहाल उस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट की क्या जगह है कुछ इस बारे में पता नहीं, लेकिन बड़ी खबर का रुख करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं इस चर्चा में। ईरान की इविन जेल पर भी इजराइल ने हमला किया है। हमले में इविन जेल को भारी नुकसान हुआ है। जेल के कई कर्मचारियों के मारे जाने की खबर है। इविन जेल ईरान की जो है, यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को रखा जाता है। तो अपने अटैक के जरिए कई चीजें साथ रही। ये तस्वीरें उसी हमले की हैं। ये इविन जेल है ईरान की, जहां पर सीधी मिसाइल आकर लगी है, और इसके बाद इसकी पूरा एक हिस्सा ही इस जेल का टूट गया है। यहाँ पर सारे पॉलिटिकल जो मोटिवेशन के चलते जो लोगों को यहाँ कैद किया जाता है, राजनीतिक कैदी कहा जाता है उन्हें यहाँ बंद करके रखा जाता है। एक तरीके से इजराइल का ये हमला, क्या ईरान में जो रजीम चेंज है होने की सोच है, उसकी तरफ ये हमला एक कदम है। लोग बाहर निकल आएंगे, इस जेल पर हमला होगा, कई लोग मारे गए वो बाहर निकलेंगे, फिर अलग अलग विचारधाराएं ईरान में घूमेंगी, फिर खुमैनी की
विचारधारा, हार्ड लाइनर्स कहाँ जाएंगे। लोग ऐसा नहीं है कि ईरान में खोमैनी के खिलाफ नहीं हैं वो लोग, लेकिन वो लोग किस तादाद में हैं, किस जोर से, ये पता नहीं। मंजू सेठ मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मंजू जी फॉर्मर एम्बेसडर रही हैं। मंजू जी, क्या आपको लगता है कि रूस और अमेरिका अब टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? हालांकि इजराइल हमला कर रहा है ईरान पर, ईरान इजराइल के ऊपर कर रहा है, लेकिन रूस की तरफ से जो बयान सामने आए हैं पिछले कल से लेकर अब तक, क्या है, मैं समझ सकता हूं इसको कुछ 36 घंटे का टाइम मैं दूं तो साइलेंट है, बहुत बड़े बयान नहीं है, लेकिन लग रहा है कि वो उसकी ईरान की तरफ झुकते हुए बयान है। रूस आगे बढ़ता है, चीन आगे बढ़ता है, या बाकी कंट्रीज आगे बढ़ते हैं, तो इसका कितना असर आप देखती हैं? क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका जबरदस्त सपोर्ट के साथ यूक्रेन के साथ रहा है, हम जानते हैं। बिल्कुल, रूस सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और वो कह रहे हैं बिल्कुल बेसलेस है यूएस का इंटरवेंशन और यूएस ने जो स्ट्राइक्स किए हैं, लेकिन आई थिंक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा रूस, क्योंकि उन्होंने एक बयान आया है उनकी तरफ से कि इजराइल में हमारे बहुत रशियन स्पीकिंग लोग हैं, और अगर अगर हम इस वॉर में आते तो उनको बहुत असर हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि बोल रहे हैं कि ये फैक्टर है, वो चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो और अमेरिका इसमें ना बिल्कुल और आगे जो भी हो गया आगे इंटरवीन ना करे, और अपना वो आई थिंक जो सपोर्ट देंगे, बिल्कुल सपोर्ट देंगे, लेकिन आई थिंक मोर इक्विपमेंट और एम्यूनिशन या आर्टिलरी वगैरह शायद सप्लाई करेंगे। डायरेक्टली मुझे उम्मीद नहीं है कि रशिया अभी इन्वॉल्व होगा इसमें। और साथ में चीन की जो बात है, चीन तो बिल्कुल भी मुझे लग नहीं रहा है कि इन्वॉल्व होगा किसी इस लड़ाई में विद एन एक्चुअल आर्मी। हाँ, वो भी सप्लाई करेंगे और ग्रांट और पैसा वगैरह देंगे, और वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान की तरफ खड़े हैं दोनों। लेकिन इस वक्त के जो माहौल बना हुआ है, मुझे उम्मीद कम है कि वो एक्चुअली आके लड़ाई करेंगे। और अगर हम देखें तो ये जो अटैक्स हो रहे हैं, जैसे आपने अभी आप कह रहे थे रेजिम चेंज, मुझे लग रहा है इसका सारा जो एक मकसद जो है, जो चल रहा है वहाँ पे, वो है रेजिम चेंज। क्योंकि आई थिंक ट्रम्प कह रहे थे, ऑफ कोर्स एक कारण तो है कि खमेनी जो है वहाँ के जो है सुप्रीम लीडर, उन्होंने कहा है हम इसराइल को खत्म कर देंगे, और साथ में वहाँ के लोगों के भी काफी रिप्रेशन है। तो ईरान का जो वो वहाँ पे जो और जो पीस डील की बात हो रही है, डिप्लोमेसी रिजीम चेंज का एक स्कोप देखती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, डिप्लोमेसी में तो बिल्कुल भी इसका कोई स्कोप नहीं है। बट ये अमेरिका का अगर हम देखें पिछले कुछ सालों से, दशकों से जो उनका रहा है एक अप्रोच रिजीम चेंज का, सब जगह जहां उनको लगता है उनके जो इंटरेस्ट है वो नहीं सर्व हो रहे हैं, और जो वहाँ के लीडरशिप है उनके मुताबिक नहीं चल रहा है, तो आप देखेंगे कि वो एक कोशिश करते हैं लोगों के थ्रू या कोई भी और अदर मीन्स से रिजीम चेंज करने का। और यहाँ हो सकता है कि जो उन्होंने प्रिजन के ऊपर अटैक किया है, वहाँ के जो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जैसे आपने कहा, अगर वो बाहर आते हैं, वो सर्वाइव करते हैं इस अटैक को, और वो और लोगों को इनकरेज करते हैं कि इस लीडरशिप को चेंज किया जाए, तो शायद हो सकता है। लेकिन वहाँ का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, और जो उनके एक फौज है जो इन्फोर्स करती है, पैरा फोर्स जो है, जो लोगों के घर घर जाके उनको इन्फोर्स करते हैं शरिया लॉ को, तो उन सब की जो पहुंच है और जो उनका जो कंट्रोल है पॉपुलेशन पे बहुत स्ट्रांग है। तो कितना ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप अगर बाहर आती है प्रिजन से, कितना उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कितना उनको इनकरेज कर सकते हैं स्ट्रीट्स पे आने के लिए, और क्योंकि इशारे कुछ ऐसे ही निकलते दिखाई दे रहे थे। पहले न्यूक साइट्स पर अटैक, यानी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना, फिर उसके बाद रेजिम चेंज की बातें शुरू हो जाना, और उसके बाद ये जो हमले हो रहे हैं जहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वहां जेल पर हमला करना, ये कुछ इशारा यही कर रहे हैं कि अमेरिका की और पूरी कोशिश है इजराइल की कि यहाँ पर रेजिम चेंज हो, कम से कम वो एक ब्रीदिंग पीरियड दे देगी इजराइल और अमेरिका को अगले 5 से 10 साल का, जब किसी तरीके का तनाव शायद इस एरिया में ना हो। लेकिन मैं सुरेंद्र सिंह लाली आपका ही रुख करूंगा इस वक्त। दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रूस के हैं, कि अगर ये सिचुएशन पैदा होती है, और वो काफी ज्यादा इस पर हार्श थे कि अमेरिका ने जो अटैक किया है कि दूसरे देश न्यूक दे सकते हैं ईरान को। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्योंकि आप फॉरेन अफेयर्स पर पकड़ रखते हैं,
क्या पुतिन ऐसा कर सकते हैं कि लड़ाई में ना उतरे लेकिन ईरान को न्यूक सप्लाई करें? नमस्कार राजीव जी। सबसे पहले तो इन द इंटरेस्ट ऑफ डिस्क्लोजर मैं बात कहना चाहूंगा कि ना मैं 3 में हूँ ना 13 में हूँ, ना मैं ईरान की साइड लेना चाहूंगा और ना मैं इजराइल की, बिकॉज इन दोनों में पाक साफ दोनों में से कोई नहीं है। अब देखिए इस कहानी में 3 पात्र हैं। एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कहते हैं कि भाई हम किसी से कम नहीं, क्योंकि वो मिड ईस्ट में एक ही कंट्री थी ईरान जो उनको खटक रही थी। अब उसको वो खुड्डे लाइन लगाना चाहते हैं, क्योंकि जो आगे जितनी भी अब दुनिया में मईशत में डेवलपमेंट होनी है वो इंडो पैसिफिक में होनी है। बाकी तो यूरोप की तो मतलब एक हॉस्पिटल इकोनॉमीज हैं और बाकी दुनिया में इतना है ही नहीं। अब यहीं पे इंडिया, यहीं पे चाइना है और मैं समझता हूँ कि इसमें रूस तो है, उससे बड़ा फैक्टर चाइना है, क्योंकि चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है ईरान में और चाइना का बहुत ज्यादा तेल जो है वो ईरान से आता है। इसीलिए वो जो बात भी करते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, मुझे लगता नहीं कि वो चाइना उससे शायद ईरान पे प्रेशर डाल के बंद होने देगा, क्योंकि उसमें चाइना की एकदम से डिबरी टाइट हो जाती है। दूसरा फैक्टर है इसमें इसराइल जो कहता है कि मेरे पास माँ है, क्योंकि उसके पास अमेरिका है। और तीसरे हमारे हैं ईरान, वो बेचारा कह रहा है मैं मरता क्या ना करता, उसे तो फंसा दिया। तो देखिए इस कहानी में दुनिया के सबसे 3 स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज इन्वॉल्व हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने क्या गेम खेली, उन्होंने ये गेम को बड़े प्यार से खेला और डोनाल्ड ट्रंप साहब को और अमेरिका को भी इसमें उनके ना कहने के बावजूद भी इस जंग में उतार दिया। दूसरे ट्रंप साहब, उन पे तो खैर किताबें लिखी जा सकती हैं, पीएचडी होगी। और तीसरे हैं आयतुल्ला साहब, वो भी 41 साल से तो कायम है ही है। पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। मतलब अमेरिका पहले कह रहा था कि हम नहीं आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट ने कॉन्ट्रडिक्ट, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जी ये जो इन्होंने मिसाइल्स ईरान ने किए हैं यूनिलैटरली किए हैं, उसके बाद वो इन्वॉल्व हो गए। फिर कैरोलिन राइट ने भी कहा और वाइस प्रेसिडेंट की भी स्टेटमेंट थी कि हम रजीम चेंज नहीं चाहते हैं। ट्रंप साहब ने कह दिया हम रजीम चेंज में भी आना चाहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर का तो उन्होंने देख लिया, जो हुआ नहीं हुआ। वो भी 10 करोड़ रुपए का सवाल है कि ईरान ने वहां से हटाए थे क्या नहीं, क्या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, अब उसमें चलते हैं। पर मेरे को जो थोड़ी चिंता है वो एक भारतीय की हैसियत से है। 10 करोड़ 9.5 करोड़ की आबादी का मुल्क है ईरान, इसने बहुत कुछ झेला है, दुनिया की तीसरी बड़ी ऑयल रिजर्व्स हैं। ये रेजिम चेंज इतने आसानी से हो पाएगा ये एरियल स्ट्राइक से और 1800 किलोमीटर दूर बम मारने से और मिजूरी से B-52 बॉम्बर भेजने में? क्योंकि वो सारे मतहसबी लोग हैं, वो इस समय और उल्टा खमैनी के साथ जुड़ जाएंगे। ये तो आप देखिए हमारे मुल्क में भी होता है कि जब अटैक होता है बाहर से तो फिर आप इंटरनल क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं। और खुमैनी सिर्फ एक लीडर नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी है, नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। तो अगर ये होता है तो इसमें इस पूरे मिड ईस्ट में आग लगने का डर है, क्योंकि आईसिस भी एक्टिवेट हो सकता है, शिया सुन्नी के झगड़े भी बढ़ सकते हैं। तो पहले ही राजीव जी हम जिस खित्ते में रह रहे हैं वहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, चाइना, श्रीलंका और ईरान है। और 9.5 करोड़ की इस मधुमक्खी के अगर छत्ते को छेड़ दिया जाता है और अमेरिका जहां भी गया, क्योंकि अमेरिका चाहता है वो जितना मर्जी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात करे, उनको सूट करता है पाकिस्तान की तरह एक सिंगल विंडो क्लियरेंस में एक आर्मी के जर्नल को या एक आदमी को वो पपेट खड़ा कर दें। वो इराक गया, वहां क्या कर दिया उन्होंने, अफगानिस्तान गए वो नहीं संभाल पाए, सीरिया गए वो नहीं संभाल पाए, लिबिया गए वो नहीं संभाल पाए। तो मुझे डर तो ये है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि बेसिकली सियासतदान नहीं है, वो व्यापारी आदमी है, उन्हें मुझे लगता ही नहीं कि पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। क्योंकि ना उन्होंने कांग्रेस से अप्रूवल लिया है, वो अपने ही कंट्री में कैलिफोर्निया में उन्होंने नेशनल गार्ड बुला लिया अपनी पॉपुलेशन के लिए। तो मैं इस बात को यही कह के खत्म करना चाहूंगा कि ये जो मधुमक्खी का छत्ता अगर छिड़ जाता है इतनी आसानी से आपसे नहीं निपटेगा। अफगानिस्तान में अमेरिका ने $2.3 ट्रिलियन लगाया। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी मईशत $4.25 ट्रिलियन की है, जिसमें से 32 बिलियन का तो उन्हें पाकिस्तानी चूना लगा गया और उसके बाद लंच भी करके आ गया डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, और ईरान को भी एक प्लेट पे रख के बेचाया। तो एक बात को समझिए कि जब इनसे अफगानिस्तान नहीं समझा, जहां पे रात को हवाई जहाज नहीं लैंड हो सकता है, इनसे ईरान कहां संभलेगा? ये कहीं छिड़ गया
तो ये बहुत बड़ा, ये चौथी वर्ल्ड वॉर होगी। मैं क्योंकि समझ नहीं चाइना पा रहा हूं, बहुत आप कह रहे हैं capitalist अगर छेड़ दिया इस्मत मुक्की के छत्ते को, मुझे तो लगता है कि छेड़ा जा चुका है और अब उसके रिपरकशन सबको झेलने हैं। लेकिन बड़ी खबर का रुख करूंगा, फिर मैं सुधाकरन साहब का यहां पर रुख करता हूं। ईरान के अल्बोर्ज में एक बड़ा हमला हुआ है। अल्बोर्ज प्रांत के कई इलाकों पर हमला है। ईरान के आर्मी इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है। इजराइल के हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ये केवल फोर्डो के आसपास के रास्तों पर ही हमला नहीं है, ये तेहरान के आउटस्कर्ट्स पर ही हमला नहीं है, ये और जगहों पर आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला हो रहा है। और इसके जरिए ईरान को कमजोर उस हद तक किए जाने की तैयारी है जहां पर ईरान रिटेलिएट करना ही भूल जाए, और रिटेलिएट करने की सोचे तो उस बारे में पहले ही उसको इंटरप्रेट किया जा सके। जिस तरह से ईरान के ऊपर अभी एरियल सुप्रीमेसी अमेरिका और इजराइल की दिख रही है। एस सुधाकर साहब, विंग कमांडर एस सुधाकरन मेरे साथ, फॉर्मर आईएएफ ऑफिसर और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। एस सुधाकरन साहब, अभी कल की बात है, ईरान की पार्लियामेंट ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला ले लिया है। हालांकि उस पर एक्ट नहीं किया है क्योंकि एक्ट करने का अभी खुमैनी के ऊपर छोड़ा गया है। अमेरिका कह रहा है यह आत्मघाती है, सुसाइडल है। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं एरियल सुप्रीमेसी रखने वाला ईरान और इजराइल एक और बड़ा हमला करेगा और इस बार स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के ऊपर? देखिए, ये पूरी घटना को मैं 5 बिंदुओं में समराइज करना चाहता हूं कि मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहा है, लेकिन हम कुछ अहम बिंदुओं पे हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। प्लीज सर। ईरान जो है हर दिन या हर हफ्ते लगभग 300-400 मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग रहा है कंसिस्टेंटली। पिछले 7-8 दिन में हमने यही देखा है। लेकिन मिसाइल जिस हिसाब से वो दाग रहा है उतने ही हिसाब से वो डिप्लीट भी हो रहा है अपने रिजर्व से, और उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी उसको उस लेवल को मैच करने की इजाजत नहीं देती। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये 6 महीने में आपको कम से कम आधा दर्जन बनाने में 6-6 महीने लग जाते हैं। तो ये उसकी एक रिजर्व्स की डिप्लीशन हो रही है। और दूसरा आपको ये जानना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इजराइल जो है वो एयर सुप्रीमेसी एक्सरसाइज करता है ईरानियन टेरिटरी के ऊपर। मतलब वो जहां चाहे वहां बमबारी कर रहा है, और जहां उसको सूचना मिल रही है उसके मोसाद के एजेंट्स ग्राउंड पे अवेलेबल हैं और वो स्पॉट कर रहे हैं मिसाइल स्टोरेज पे, क्योंकि ये मिसाइल बाहर नहीं रखे जाते, ये स्टोरेज से मूव होते हैं और ये मोबाइल लॉन्चर्स पे आते हैं, फिर दागे जाते हैं। जहां पे ये हजारों मिसाइल्स, मतलब ये मुश्किल से 4-5 या 10 जगह पे स्टोर्ड होंगे। जैसे जैसे ईरान को पता चल जाता है, वहां पे अगर आप एक एरियल स्ट्राइक करते हो तो 200-300 मिसाइल तो कहीं नहीं गए आपके। तो आपकी जो अटैक करने की जो क्षमता है वो एक ही डोमेन में आधारित है, वो है बैलिस्टिक मिसाइल्स। जब वो खत्म हो जाएगी अगले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने में, तो ईरान क्या कर सकता है? उसकी जो सेना है वो तो चल के जा नहीं सकती। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो ये बोल रहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैं बंद कर दूंगा, कितने दिन के लिए बंद कर सकते हो? दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन? क्योंकि उसके पहले आपकी इतनी तबाही हो गई होगी कि आप उससे उलझ नहीं पाओगे, आप जेल नहीं पाओगे आप उसको। दूसरी चीज आपने देखी कि जो प्रिजन पे जो अटैक हुए हैं, ये बहुत सोची समझी रणनीति है, जिसमें जितने भी प्रिजनर्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको आप अनलीश कर दो सिविलियन सोसाइटी पे। उससे क्या होगा कि जो डर का माहौल है ईरान के अंदर, देखिए 2-3 साल पहले जितनी महिलाएं थी वो सड़क पे आ गई थी एक हिजाब के प्रॉब्लम को लेके। अभी वो सब ऐसा नहीं है कि वो भूल गए हैं उनको। अभी एक है डर का माहौल, दूसरा एक जंग के वजह से एक राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो कभी कभी उभर के आती है। लेकिन जब ये आवाजें उठने लग जाती हैं, फिर लोगों को लगता है कि यार हम कुछ कर तो नहीं सकते, ये बेकार में लड़ाई लड़ रहे हैं किसी के ईगो के लिए। और जब जनता इसको समझने लगती है, तब जंग एक निर्णायक मोड़ पे
टर्न होने लग जाता है। और यही होने वाला है ईरान के साथ, क्योंकि उसने जो कैलकुलेशन की है कि जो लड़ाई की जो रणनीति बनाई है वो बिल्कुल सफल नहीं है, क्योंकि एक तरफ इसराइल का आयरन डोम सिस्टम लगभग 50-60% मिसाइल्स को रोक पा रहा है, 30-40% मिसाइल ही जा पा रहे हैं, लेकिन वो इतने ऑफेंसिव स्ट्राइक्स कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो रिजर्व्स हैं वो एक तो डिप्लीट हो रहे हैं, दूसरा उनकी जो स्ट्रेटेजिक वो थक से गए हैं, मतलब कितने दिन लड़ेंगे ऐसे। तीसरी चीज ये है कि रशिया इस स्थिति में नहीं है आज कि उनको या वेपन दे दें या पैसा दे दें या किसी तरह से सपोर्ट करें। रशिया इतना ही कर सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ वीटो कर सकता, मतलब कुछ आवाजें उठ सकता है, वीटो भी नहीं कर सकता आज के डेट पे। तो और दूसरा जो उनका जो भागीदार है वो चाइना है, उन पे आप भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है वो जब सिर्फ खुद के लिए भी नहीं लड़ता, वो लड़ाई के लिए तो वो जाता ही नहीं है, वो बस गिदड़बक्की कर सकता है। तो जब आप इन सब चीजों को आगे आप सामने रखते हो और जब पाकिस्तान जैसा देश उसके बिल्कुल बैकग्राउंड पे है और पूरी जो अरब वर्ल्ड जो है वो लगभग ईरान के खिलाफ है, लेकिन कंडेम तो कर रहे हैं बट कोई सामने नहीं आ रहा जी। तो इस स्थिति में ईरान के पास क्या विकल्प बचते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 15 दिन ये बोल सकता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कितना करने की उसकी क्षमता है, और जो उसकी क्षमता है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ये इस हकीकत को सबको समझना होगा। वॉर को एनालाइज करने के लिए, वॉर को सामने रखने के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साइड बाय साइड होती हैं लेकिन ध्यान नहीं जाता। शायद बातें, दावे, धमकियां, उसके पीछे आपके लॉजिस्टिक्स कितने हैं इनकी भी काउंट करनी बहुत जरूरी है। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं, मेजर जनरल कोचर आपके पास आता हूं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बयान सामने दिया है। ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद बोले ईरान पर अमेरिकी हमले का कोई आधार नहीं था, रूस ईरानी लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। अब इनको वर्ड बाय वर्ड समझा जाए या रीड बिटवीन लाइन समझा जाए कि ईरान के लोगों की मदद करने के लिए रूस तैयार है, किस रूप में तैयार है, क्या एटॉमिक वेपन्स दे सकता है, क्या दूसरी चीजें दे सकता है, जो कि खुद एक वॉर में उलझा हुआ है। ईरान पर अमेरिकी हमले का कोई आधार नहीं है, यानी अमेरिका को हेड ऑन लेने की कोशिश रूस कर रहा है। क्या रूस इस जगह बैठता है, स्टैंड करता भी है कि नहीं? ये मैं एम्बेसडर मंजू से इसके बारे में जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले राजन जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। राजन जी, मैं थोड़ा सा आपको एक सिचुएशन देता हूं और मैं चाहता हूं अगर सिचुएशन में रहते हुए मेरे सवाल का जवाब दें। मैं आपको एक बड़े मिलिट्री कमांडर के तौर पर अभी देख रहा हूं जो ईरान की फोर्सेस का है, उसी तरीके से जवाब दीजिएगा क्योंकि बहुत साफ समझ में आएगा। आप आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, बहुत बेहतर समझाएंगे। ईरान कैसे रिटेलिएट कर सकता है, या फिर ईरान रिटेलिएट कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या इस बार भी ईरान का रिटेलिएशन, जैसा अभी विंग कमांडर एस सुधाकरन कह रहे थे, उससे अलग हटते हुए प्रॉक्सीज के जरिए होगा? देखिए, अगर मैं एक मिलिट्री कमांडर ईरान का, पहली चीज है कि मैं अपना हथियार नहीं रखूंगा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा इस लड़ाई को। और अगर मुझे अमेरिका के साथ अपनी पूरी फौज को ध्वस्त भी करना है तो वो मंजूर होगा मेरे लिए। एक सोल्जर, एक जनरल ऐसे ही सोचता है, वो अपने हथियार नहीं रखने वाला। दूसरा है कि मेरी ताकत क्या है, मैं कहां तक अपने दुश्मनों के ऊपर वार कर सकता हूं। और जो आज ईरान की ताकत है, देखिए उसके पास 5.6 लाख की एक फौज है, 600 हवाई जहाज हैं, और उसके पास जो नेवी है वो ज्यादा इतनी स्ट्रांग नहीं है। दुश्मन बहुत दूर है। अगर कोई बॉर्डर का दुश्मन होता तो शायद मैं अपनी फौज को इस्तेमाल करता, अपनी एयर पावर को इस्तेमाल करता, बट अभी दुश्मन 1600 किलोमीटर दूर है। और जो अमेरिका है, वो अमेरिका के एयर बेसिस वो मेरे रीच में आते हैं। तो मेरी ताकत क्या है? ड्रोन्स और मिसाइल्स की। और
प्रॉक्सीज की। प्रॉक्सीज की। अब प्रॉक्सीज में अगर आप देखो तो हिजबुल्लाह तो प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है, हमास का भी यही हाल है, बट हाउथीज एक ऐसी फोर्स है जो मैं एज अ मिलिट्री कमांडर इस्तेमाल करूंगा अच्छी तरीके से। और अगर मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात नहीं करूंगा, मैं बाबा अल मंदब की बात करूंगा, मैं रेड सी की बात करूंगा, रेड सी। और वहां पे जितनी अमेरिकन एसेट्स हैं, बिकॉज हाउथीज के पास अभी जो एक इंफॉर्मेशन है, उनके पास क्रूज मिसाइल्स ईरान ने दे रखी है, उनके पास भी मिसाइल्स है, अमेरिका भी उनके ऊपर अटैक करता रहता है। तो एक स्ट्रेटजी मेरी ये रहेगी कि मैं अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करूंगा जिस भी हद तक मैं कर सकूंगा। देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका का मुकाबला ईरान नहीं कर सकता इस वॉरफेयर में। कुछ दिन, जैसे विंग कमांडर साहब ने बताया कि कुछ दिन के बाद मिसाइल की ताकत भी कम हो जाएगी, बट जब तक वो ताकत है मेरे पास, आज 4000 है मेरे पास मिसाइल्स, मैं एक कमांडर हूं, मेरी इन्वेंट्री में 4000 है, मैंने मुश्किल से अभी 500 ही खर्च किया है, और मेरे लॉन्चर्स अभी भी सलामत है, इसीलिए मैं अभी तक इजराइल के ऊपर मिसाइल लॉन्च कर पा रहा हूं। और जो एक नैरेटिव इजराइल क्रिएट कर रहा है कि हमने इनके सारे लॉन्चर्स को खत्म कर दिया, वो गलत है। वो गलत है। फायर फिर कैसे हो रहा है? हाँ, तो अभी भी ये स्ट्राइक्स 30-40 मिसाइल्स। और तो इन नटशेल में आपसे समझूं कि प्रॉक्सीज का इस्तेमाल हो सकता है इजराइल के खिलाफ? हाँ, बिल्कुल होगा। और एक स्टेटमेंट जो रिपब्लिकन गार्ड की स्टेटमेंट के ऊपर मैं आपको नजर डालना चाहता हूं, उन्होंने बताया कि अभी हमने और अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स अभी तक हमने निकाली ही नहीं। खैबर शिकन का यूज हुआ था कल परसों। हाँ, कल हुआ। हाँ, पर अभी भी सेजिल मिसाइल जो है हमारे पास, जो हमको चाइना ने दी है, 2000 किलोमीटर का रेंज है, उसमें 700 केजी का वॉरहेड है, और वो एक ऐसी मिसाइल है जो अपनी टर्मिनल जब स्ट्राइक करती है तो हाइपरसोनिक स्पीड से स्ट्राइक करती है। यानी आयरन डोम अब तक जितना सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर पा रहा है, चांसेस ये हैं जिस तरह से फतेह 1 और ये खैबर ने इजराइल में तबाही की है, आयरन डोम शायद आगे बड़ी मिसाइलों को, सेजिल को ना रोक पाए। तब हालात क्या होंगे? मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं, फिर मंजू जी आपका रुख करूंगा। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। आज की बात है, 15 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, जहां अशदोद और एस्केलोन में हमला हुआ। IRGC ने कहा कि इजराइल के 5 शहरों को निशाना बनाया, जिनमें तेल अवीव, अश्कलोन और अशदोद हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अशदोद की तस्वीर है, जहां पर हाईवे पे चलती हुई एक गाड़ी ने ये ब्लास्ट रिकॉर्ड किया। हालांकि हाईवे पर नहीं हुआ, हाईवे से ठीक बगल में आकर ये मिसाइल गिरी है। कौन सी मिसाइल थी, क्या स्थिति थी, क्योंकि दूर है ये गाड़ी, इसके ऊपर स्प्लिंटर्स आए हैं इसके कांच पर आते हुए। आप गौर से देखेंगे तो आपको स्प्लिंटर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, टुकड़े अचानक कांच से टकराते हुए। तो इतनी दूर भी ये सारे टुकड़े आए, यहाँ पर टारगेट किया। यही हालत अश्कलोन में हुई है। अशदोद, अश्कलोन, तेल अवीव, इन 3 जगहों को निशाना बनाया है अभी ईरान ने। इसके साथ हाइफा जो कि एक पोर्ट सिटी है, वहां पर भी ईरान ने हमले किए हैं। तो जैसा मेजर जनरल राजन कोचर कह रहे थे, इस बात की उम्मीद करनी चाहिए कि अभी ईरान ने कुछ सरप्राइज एलिमेंट अपने पास रखे हुए हैं। मंजू जी, आप डिप्लोमेसी को बहुत नजदीक से समझती हैं, क्या रूस के बयान को इंटरप्रेट करिए मेरे सामने। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं अमेरिका का हमला गलत है, उसके आधार गलत हैं। इससे पहले तुलसी गाबार्ड कह चुकी थी कि कोई ऐसा सबूत नहीं है कि न्यूक वेपन्स ईरान बना रहा है, लेकिन बाद में ट्रंप हमले का आदेश दे देते हैं। ईरान के साथ है रूस, इसको भी, क्या मैं इसको शब्दों की तरह समझूं या रीड बिटवीन द लाइंस कुछ और मैसेज है? नहीं, बिल्कुल जो एक मैसेज है यूएस को भी, अमेरिका को भी, कि आप मत सोचिए कि ईरान अकेला खड़ा है, हम उनके साथ हैं, लेकिन किस हद तक वो रहेंगे और कितना हद तक मदद करेंगे और वहां पे कूदेंगे लड़ाई में, उसकी उम्मीद
मुझे तो बिल्कुल नहीं है कि वो आएंगे और लड़ाई boots on the ground या कोई और उनके पास है भी नहीं इतने लोग, क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो इसलिए अब वो सिर्फ मुझे लग रहा है अगर एक्स्ट्रा उनके पास मिसाइल्स वगैरह हो या एडवाइस हो तो वो दे सकते हैं, पर मुझे नहीं लग रहा है कि वो और उससे ज्यादा कुछ अभी कर पाएंगे। लेकिन एक वो अपना भी, क्योंकि एक वो पावर है तो वो अपना अस्तित्व भी दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड को और अमेरिका को भी, कि आप ये मत सोचिए कि ईरान अकेला खड़ा है, हम उनके साथ हैं। और बिल्कुल चीन का भी एक यही रवैया है कि हम उनके साथ हैं, वो भी बूट्स ऑन द ग्राउंड मुझे नहीं लगता है डालेंगे। और मिडिल ईस्ट में एक्चुअली अगर हम देखेंगे सारे और जो दूसरे देश हैं वो एक्चुअली इतनी डिविजन्स हैं उनके बीच में भी कि वो इकट्ठा एज वन वॉइस नहीं बोलेंगे। और अगर हॉर्मुज ये जो स्ट्रेट्स अगर बंद होते हैं तो मेन इफेक्ट एशिया पे होगा और वहाँ के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मिडिल ईस्ट की हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मेन जो वहाँ से कारोबार निकलता है, जो कार्गो निकलता है, वो सब मिडिल ईस्ट का जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उन्हीं का मेन वहाँ से पास होके निकलता है। तो ये भी एक मुझे लग रहा है कि एक उसके ऊपर भी वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा इकोनॉमिक डिजास्टर है, इकोनॉमिक सुसाइड है। तो आई डोंट थिंक इनके पास इतने ऑप्शंस हैं ईरान के पास अब रह रहे हैं, क्योंकि लेकिन जैसे अभी कहा कि सम मिसाइल्स एंड सम वो अभी भी टारगेट्स जो उनके हाथ में है वो कोशिश करेगा यूज करने के लिए और एंड के लिए रखेगा। लेकिन जहां तक मुझे नजर आ रहा है ये डिप्लोमेसी अभी कोई उसका रोल नहीं रह गया इस वक्त, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं है इस वक्त बात करने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है ईरान को की बात करिए, आप इसको बंद करिए, लेकिन ईरान इस वक्त जब तक बहुत रिटेलिएशन ना करे और जो थोड़ा उनका भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ना बने, वो भी इसको नहीं करना चाहेंगे, इसके लिए कोई भी पीस टॉक्स नहीं करना चाहेंगे। इजराइल का तो खैर अब उसका ज्यादा से रह नहीं गया, तो द यूएस इज डिसाइडिंग व्हाट विल हैपन जहां तक मुझे नजर आ रहा है, जहाँ तक आपको नजर आता है। और कई चीज़ें यहाँ पर हैं, केवल यूएस की बात नहीं है, इजराइल की बात नहीं है, ईरान की नहीं है, आसपास के कंट्रीज़ का रवैया वो भी एक बड़ा क्वेश्चन में है। कहते हैं जब इस तरीके के हालात पैदा होते हैं तब समझ में आता है कि रियल एनिमी और रियल फ्रेंड कौन है। लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान ने एक बयान जारी किया है। ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर माजिद तख्त रवांची ने कहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। कह तो दिया है, लेकिन कैसे, इसका जवाब नहीं है। ईरान का शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा। और जैसा सभी कहते हैं, शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लिए 60% एनरिचमेंट की भी जरूरत नहीं है, उससे कम पर आप ये सारा काम कर सकते हैं। अगर 60% या उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो शांतिपूर्ण कहना केवल कहना ही होता है, वो फिर इस बात का संकेत देता है कि वो वेपन ग्रेड की तरफ आगे बढ़ रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। सुरेंद्र सिंह लाली मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह लाली, कल देर रात एक बड़ी बैठक हुई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और वो रूस और चीन के कहने पर उसको बुलाया गया था, अमेरिका के हमले के बाद बुलाया गया था। IAEA ने भी एक बैठक की, उन्होंने बाद में कहा कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर हमला ठीक नहीं है, गलत है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत कुछ बातें हुई और उसमें UNSC की बैठक में गर्मा गर्मी भी खूब हुई। ईरान ने US ने कहा अपनी बात, ईरान ने कहा कि हम वक्त आने पर समय और तब जवाब देंगे, US ने कहा कि ये डिजास्टर होगा ईरान के लिए। ये गर्मा गर्मी केवल बातचीत में जुबानी जमा खर्ची है, या सुरेंद्र सिंह लाली आपको लगता है कि अगले एक हफ्ते में ये जमीन पर उतरेगी जरूर? राजीव जी, कभी आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा हो तो जब एक चीता हिरन के पीछे दौड़ता है तो चीता अपने खाने के लिए दौड़ रहा है, पर हिरन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा होता है। तो जो हिरन का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो उसकी अपने अंदर सोच होती है, वो ज्यादा मजबूत होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं हम थोड़ा सा ईरान को हल्के में ले रहे हैं। 8 साल ईरान इराक की वॉर चली, और अब अगर ईरान को अमेरिका से भिड़ना है, वो तो वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसे इजराइल जाने की जरूरत नहीं है। 47,000 अमेरिकन सोल्जर्स सिर्फ 1500 किलोमीटर के दायरे में ईरान के हैं। उसके बाद अमेरिका के जहाज उड़ते रहते हैं, अमेरिकन एम्बेसीज हैं, अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, अमेरिकन एसेट्स हैं, और उसके बाद कहीं हम उनकी साइबर वॉरफेयर को भी डिसरिगार्ड कर रहे हैं।
तो इतनी जल्दी ईरान नहीं संभलेगा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक मानता हूं कि रूस और चाइना बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं लाएंगे, पर रूस और चाइना ईरान को पीछे से तो मदद करेंगे, क्योंकि ईरान की मिडिल ईस्ट की सेकंड सबसे बड़ी आर्मी है, 6.25 लाख सोल्जर हैं, 2 लाख का रिजर्व है। चलो हूती और हिजबुल्लाह, और अगर वो ना भी उतने काबिल रहे हों, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें वो स्टेट ऑफ हुर्मुज भी अगर रोकना चाहें तो वो अपने वजूद के लिए रोक सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए भी आके एकदम से ईरान को इतनी जल्दी डिमोलिश कर लेना, क्योंकि अब वो वजूद के लिए लड़ रहे हैं। मेरी एक बात है। और दूसरी बात है कि आपने इजराइल के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो ईरान को कहते हैं कि आप नहीं डेवलप कर सकते। अब ये भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जब आप देखिए जिन्होंने नहीं किए, वो गद्दाफी था या वो सद्दाम हुसैन थे, एक नाली में मिले थे भाई साहब और दूसरे फार्म हाउस की मोरी में मिले थे। और नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के पास वो हैं, तो उनसे तो बड़े सलीके से बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं पे ईरान इस बात को, न्यूक्लियर को नहीं छोड़ेगा। वो आज नहीं कल करेगा, और तख्ता पलट इतना आसान नहीं रहेगा जितना इसको कागज पे समझा जा रहा है। तख्ता पलट इतना आसान नहीं रहेगा जितना इसको समझा जा रहा है, ऐसा सुरेंद्र सिंह लाली इस वक्त कह रहे हैं। लेकिन विंग कमांडर एस सुधाकरन, अभी जो सुरेंद्र सिंह लाली पॉइंट आउट कर रहे थे, और वो नफरी वो नंबर मुझे भी पता है कि 40,000 के करीब यूएस सोल्जर्स अलग अलग बेसिस पर वहीं पर मौजूद हैं, यूएस के बेसिस पर। अगर यूएस एक भी बॉडी बैग कलेक्ट करता है अपने किसी सोल्जर का, तो ये बैक इन यूएस ट्रंप के ऊपर एक बड़ा प्रेशर नहीं होगा? और अगर ये प्रेशर होता है तो फिर क्या इस वॉर का रूप, इस फॉर्म बदल जाएगा? देखिए, मैं दोबारा एक फौजी होने के नाते ये दोहराता हूँ, आज के डेट में ईरान की जो फौज है बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो जमीन पे जो फौज लड़ती है उसको एयर सपोर्ट चाहिए होता है। एयर सपोर्ट के बगैर फौज अपने बैरक से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। अगर 10 लोग एक साथ चले गए ऊपर से, आज के डेट में ईरान के अंदर ईरान अपना चॉपर नहीं चला सकता। इजराइल का ये दबदबा है, ये समझ लीजिए। ये हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमारे पास 6 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है। गोरिल्ला वॉरफेयर आप कर सकते हो, लेकिन गोरिल्ला वॉरफेयर इजराइल करेगा ही नहीं आपसे। वो जब ऊपर से आके वो एक मिसाइल दाग के जाएगा, आपके 100, 200, 300 तो वैसे ही गए। और उनके पास एम्यूनिशन की कमी नहीं है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर ईरान ये कहता है कि मैं 1500 किलोमीटर के दायरे में इतने लोग हैं, ईरान के पास प्रेसिशन अटैक की कमी है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन आपको एक और चीज जानना पड़ेगा, अमेरिका जैसा देश जो है, क्योंकि भारत जैसा देश अपने जो ग्राउंड फोर्सेस है उसको एयर प्रोटेक्शन के बगैर आगे मूव नहीं करता, क्योंकि ये पिछले 20 साल में ये वॉरफेयर में मेजर रणनीति है। बिना एयर सपोर्ट के ग्राउंड फोर्सेस मूव ही नहीं करते, वो चाहे टैंक हो, वो चाहे कुछ भी हो। और ईरान के पास आज के डेट में एयर सपोर्ट बिल्कुल है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ईरान के पास वो प्रेसिशन अटैक की कैपेबिलिटी नहीं है, ना वो इंटेलिजेंस है। इसके लिए एक एडवांस इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, जिसमें से ये पता चले कि फौज की कौन सी टुकड़ी कहां पे है और मुझे कहां अटैक करना है। मैं 100 मिसाइल दाग सकता हूं, लेकिन उसमें एक दो मर गए तो मर गए, उसमें कोई ज्यादा प्रेशर नहीं बनता। तीसरी चीज, जो हॉर्मुज स्ट्रेट की बात कर रहे हो, अभी अगर ईरान ने ये कोशिश किया तो मैं बता रहा हूं, ईरान की जो जमीन पे कब्जा हो जाएगा, क्योंकि एयर सपोर्ट नहीं है तो उसकी फौज आगे नहीं बढ़ सकती, और उसकी फौज आगे नहीं बढ़ी तो वो लोग उतना जगह, मतलब कम से कम सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे पास थोड़ा समय कम है और आप पॉइंट वाइज समझा रहे हैं। 3 पॉइंट में एक बात तो समझ में आती है कि ईरान यहां पर बैकलैश झेल सकता है, लेकिन एक बात है, अगर ईरान एक साथ 1000 ड्रोन से इजराइल पर अटैक कर दे, क्या आयरन डोम सक्सेसफुली उसे इंटरसेप्ट कर लेगा? ये बहुत बड़ी बात है यहां पर, क्योंकि ईरान मरता क्या ना करता पे कुछ भी कर सकता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुधाकरन